Hello everyone, welcome to the platform of AMC. Thank you so much guys for supporting. Please keep supporting. चलिए अब बात कर लेते हैं। हमने पार्ट 3 में पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स, बट न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने उसमें कवर अप किया था पार्ट 3 में। अब आपको जैसे पता है कि एएमसी रिविजन बैकअप पे फोकस करता है, तो रिविजन तो करना है जैसे आप लोगों का भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो पाए, बेसिक क्लैरिफाई हो पाए। तो पार्ट 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार जल्दी से रिवाइज्ड अप करते हैं, ठीक है। अब पार्ट 3 में हमने पढ़ा था सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इट मींस एनिमल्स में खाना कैसे खाया जाता है। उसके हमने टोटल 5 स्टेप्स पढ़े थे। वो 5 स्टेप्स कौन कौन से थे? पांचों स्टेप्स हमारे पास में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन। टोटल 5 स्टेप्स हमने पढ़े थे। उन पांचों स्टेप्स में क्या था? इंजेशन, इन टेकिंग ऑफ फूड, अरे खा ले भाई, खाना खा ले तो इंजेस्ट कर ले खाना। फिर डाइजेशन, यानी कि खाना डाइजेस्ट करो भाई, खाने को जो आपने खाया है उसको अलग अलग पोर्शन अलग अलग तरीके से आप डाइजेस्ट करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं, वो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है। लगता है ना इंटरेस्टिंग? चलिए आज जरूर इसको पढ़ेंगे, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे ना, फनी वे, जिससे आपको पता चले कैसे खाना बनता है हमारी बॉडी में। जो खाना जो हमने खाया है वो डाइजेस्ट कैसे होता है, वो खाना डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस, उसके बाद फिर कौन सा वाला था? एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी खाना खाया था पूरी बॉडी में फैल जाना था। फिर था एसिमुलेशन, पूरी बॉडी में खाना फैलने के बाद में सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता था। ये सेल खाना है लो अब्जॉर्ब, तो फिर वो एनर्जी जिससे हमें दे सके। लास्ट था इजेशन। इजेशन मतलब वेस्ट को बाहर निकालना। तो आज हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है व्हाट इज दैट? न्यूट्रिशन एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी न्यूट्रिशन उसी तरह से होता है जैसे हमने मल्टी सेल्युलर से पहले यूनिसेल्युलर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वही पांचों स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन, वो पांचों स्टेप्स होने हैं। कैसे कैसे होंगे चलिए देख लेते हैं। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म अगर हम एग्जांपल है तो वाइड रेंज ऑफ एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं, सारे एनिमल्स। और उन एनिमल्स में सबसे दिमागदार वाला एनिमल कौन है? अरे अपनी शक्ल देखो शीशे में, तो वो में आपको मिलेगा। वो कौन है? वो आप ही हैं। हम भी आते हैं एनिमल की कैटेगरी में, आपको पता है ये बात। एनिमल्स की कैटेगरी में ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, और प्रॉपर कॉलम में वो कौन है? होमो सैपियंस। तो हम एनिमल की कैटेगरी के सबसे समझदार जो जानवर है वो हम ही है अपने आप ही, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वो भी किसमें? ह्यूमंस में, ह्यूमन बीइंग्स में हमने पढ़ना है। अब ह्यूमन बीइंग्स में जैसे है क्या, अगर हम बात करें हमारे पास 5 स्टेप्स तो वही फॉलो होना है। डाइजेशन में भी कौन कौन से थे? इंजेशन वाला, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन। अब वो कैसे कैसे होते हैं? हर एक काम को करने के लिए मल्टी सेल्युलर है, तो हर एक काम के लिए अलग अलग सेल्स, अलग अलग टाइप हमारे पास में अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट है जो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है हमारे पास में, वो कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पास में कुछ मेन ऑर्गन्स हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग होती है माउथ से। माउथ के बाद नीचे आता है ईसोफेगस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है जे शेप ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं स्टमक। उसके बाद हमारे पास में आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। देन नेक्स्ट आती है लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें लीवर और पैनक्रियास भी अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ये कुछ मेन ऑर्गन्स हमारे सामने आ जाते हैं। अब हर एक ऑर्गन का पर्टिकुलर अपना काम है, अपना प्रॉपर फंक्शन है, इसलिए तो सिस्टम के अंदर है। तो वो क्या पर्टिकुलर काम है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि वो कैसे अपना अपना काम पूरा करने वाले हैं, ठीक है। कैसे वो अपना डाइजेशन पूरा परफॉर्म करवाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस था इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? अपने खाना अपने माउथ में डाला। अब हमारे पास खाना डालने के लिए तो माउथ है भाई, तो माउथ में हमने जैसे अपने माउथ में हम खाना रखते हैं तो हमारे पास होते हैं टीथ, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना तेरे 32 के 32 तोड़ देने। तो वो जो टीथ है जिसको हम बोलते हैं, उनको उस पूरी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। उसको हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। यानी कि जो हमारा जो पोर्शन जो है जहाँ पे हमारे टीथ्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। यानी कि जिसमें आपके दांत रहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके दांत हैं वो है बक्कल कैविटी। तो जैसे ही अपना खाना मुंह में डालो तो क्या डालते ही नीचे निकल लेते हो क्या? नहीं ना। तो क्या करने वाले हो? खाना मुंह में डाला, डालने के बाद उसको चबाते हो, उसको
च्यू करते हैं। तो खाना चबाना यानी कि सबसे पहले फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल इट मींस जो बिना केमिकल के हुआ, वो हो जाता है हमारे माउथ में, हमारी बक्कल कैविटी में, जहां हमारे जो टीथ है वो क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, उसको पीसते हैं, उसको ग्राइंड कर देते हैं। तो पहला फिजिकल डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है। अब खाना वैसे ही बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में टूट चुका होता है क्योंकि हमारे टीथ बड़े पावरफुल, तोड़ पीस के उसको तोड़ मोड़ के छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया। अब क्या होता है, अब हमारे मुंह में तो टंग भी प्रेजेंट है। तो टंग में क्या होता है, हमारे पास टंग में होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। टंग में क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। और वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, उनसे एक लिक्विड निकलता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। और इस सलाइवरी अमाइलेज जी क्या करते हैं, भाई नाम तो बड़ा अजीब सा लेके बैठे हैं, करते क्या है, चलो इससे याद रख लेंगे। सलाइवरी अमाइलेज क्या करते हैं, जो हमने खाना खाया है उसके अंदर जो भी स्टार्च का पोर्शन प्रेजेंट है उसको सिंपल शुगर में ब्रेक कर देते हैं। उसको शुगर में ब्रेक करेंगे जिससे अब वो हमारे लिए डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हमारा माउथ, बकल कैविटी, दांत क्या करेंगे, उसको खाने को अच्छे से पीस देते हैं। फिर टंग, टंग के पास है सलाइवरी ग्लैंड्स जिसमें क्या है, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम रिलीज होता है जो खाने के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको ब्रेक कर देता है सिंपल शुगर में। अब खाना आपने मुंह में चबा लिया, मुंह में तो रखे नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं हो सकता, खाना अंदर तो जाना है। अब जाएगा कैसे, अब खाना जब हम स्वेलो करते हैं तो हमारे माउथ के नीचे जो पोर्शन आता है, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर आपको शो हो रही होगी। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। इसमें ओ साइलेंट रहता है, इसको ओसियोफेगस ऐसा नहीं बोलते हैं, इसको ईसोफेगस बोलते हैं, इसमें ओ साइलेंट रहता है। तो ये एक तरह से हमारी खाने की जो नली है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, जो हमारे गले से, हमारे थ्रोट से शुरू होके नीचे हमारे स्टमक तक जाती है, ये कहलाती है ईसोफेगस। जैसे ही हमने खाना खाया, चबा लिया, च्यू हो गया, उसको स्टार्च से शुगर में भी कन्वर्ट हो गया सलाइवा मिक्स होने के बाद, अब वो नीचे जाना शुरू होता है, हम उसको स्वालो करते हैं। अब स्वालो करेंगे तो जैसे ही वो नीचे जाता है तो वो इस ईसोफेगस के थ्रू पास होके नीचे स्टमक वाले पोर्शन तक आ जाता है। अब ईसोफेगस से आने इतना आसान थोड़ी काम है, कुछ तो होता होगा, पर ट्यूब है तो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ और एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दैट मूवमेंट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, एक्चुअल में है क्या, हमने बोला अगर ये हमारे पास में क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर देते हैं कि ये हमने बोला कि हमारी ईसोफेगस है, दिस इज ईसोफेगस, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो ये जैसे इसके ऊपर से खाना एंटर करता है, तो खाना एंटर करने के बाद कभी ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऐसे बिछ जाएगी, कभी ये फैल जाती है, कभी ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, कभी ये फैल जाती है, यानी कि रिलैक्स हो जाती है। तो यही मूवमेंट कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से खाना, जब ये ऐसे है, खाना रुक गया, फिर एकदम से खुल गई, खाना नीचे, फिर रुका, फिर खोला, फिर रुका, फिर खोला। इसी तरह से जो खाना है वो ऊपर से लेकर नीचे तक पुश करते हुए हमारे स्टमक में पहुंचा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, the movement which occurs in our esophagus, it is the contraction and relaxation movement of the esophagus, जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से खाना आगे पुश आउट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कहाँ होता है, ईसोफेगस में। अब खाने की जर्नी इतनी छोटी तो है नहीं, अब खाना सबसे पहले माउथ में डाइजेस्ट हो रहा है तो पूरी जर्नी, काफी लंबी जर्नी इसको पास ऑन करनी पड़ती है। खाना खाना इतना आसान है, उससे ज्यादा टिपिकल काम उसको डाइजेस्ट करना है। तो अब ये पहुंचा हमारे स्टमक में। स्टमक क्या है, एक जे शेप का ऑर्गन है। स्टमक क्या है, एक जे शेप का ऑर्गन होता है, और ये जे शेप का जो ऑर्गन है ये कुछ इस तरह का है, ठीक है, कुछ इस तरह के ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टमक, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं स्टमक। और इस स्टमक में क्या होता है, स्टमक में खाना रहता है हमारा 3 घंटे के लिए, यानी कि 3 आवर्स के लिए खाना जो है हमारा स्टमक के अंदर रहता है, ठीक है। 3 घंटे के लिए खाना जब हमने खाया है तो वो 3 घंटे तक हमारे स्टमक में रहता है। अब स्टमक में रह रहा है तो कुछ तो होता होगा, है ना। क्या क्या होता है भाई, 3 घंटे करते क्या होता है वहां पे, भाई नहीं जी बहुत सारे काम होते हैं 3 घंटे में। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से काम होता है। अब एक्चुअल में क्या है, ये जो स्टमक है इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में कुछ बाहर की तरफ इधर पोर्शन में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स काम करती हैं, इनके अलग अलग फंक्शन है। कैसे, देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक तरह की ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनमें से 3 गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं।
और वो 3 गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से हैं, 3 जूसेस इससे निकलने वाले हैं, वो तीनों जूसेस कौन कौन से इसके बारे में हम अभी देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, 3 जूसेस में ना 3 भाई बहन होते हैं। इन जूसेस में 3 भाई बहन है। कौन कौन से हैं, वो तीनों हैं। एक तो होता है HCl भैया, ठीक है। एक होती है हमारे पास में कौन, पेप्सिन दीदी, ठीक है, ये कौन है, पेप्सिन दीदी है। और एक और होते हैं जिनका नाम है म्यूकस, तो ये हमारे पास में म्यूकस भैया है, ठीक है। तो हमने बोला कि पेप्सिन दीदी हैं और HCl भैया है, और एक है हमारे पास में म्यूकस भैया। अब म्यूकस भैया जी क्या है, ये हैं सबसे बड़े, और HCl भैया उनसे छोटे, और पेप्सिन दीदी जो है वो सबसे छोटी है। अब जनरली ऑफकोर्स छोटे भाई बहनों में क्या होता है, छोटे भाई बहनों की बात ज्यादा मानी जाती है, और जो बड़े होते हैं उनको थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, भाई क्या करें, बड़े हैं, करना पड़ेगा। तो होता क्या है, पेप्सिन और HCl में लड़ाई, ठीक है। पेप्सिन दीदी और HCl भैया आपस में लड़ रहे होते हैं कि नहीं भाई चल पहले तू चल अपना काम कर। पेप्सिन बोलेगी नहीं भाई मैं तो नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, भाई तुम कर लो पहले, मैं तो उसके बाद जाना हमने तो HCl बोलता नहीं भाई मैं क्यों जाऊं, तो पेप्सिन बोलती है नहीं भाई जाना पड़ेगा क्योंकि तुम तो बड़े हो, हम तो छोटे हैं सबसे, तो हमारी बात तो, हमारा काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो HCl बोलता है ठीक है भाई, गुस्से में जाता है। और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी गुस्से में जा तो रहा है, लेकिन गुस्से में तो भाई ये तो वैसे सिंपल ही बड़ा भयंकर होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी डेंजरस है ना, ये एक तरह का एसिड है जो हमारे बॉडी पार्ट्स को इवन डैमेज कर सकता है, उसको बुरी तरह से जला सकता है। तो ये HCl बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ, गुस्से में काम करने के लिए निकल पड़ता है। तो म्यूकस भैया सबसे बड़े हैं, अब सबसे बड़े को थोड़ी ज्यादा समझदारी दिखानी पड़ती है, तो जिससे HCl जब हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होगा, हमारे स्टमक को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि वो गुस्से में गया ना, कुछ भी कर सकता है। तो ये म्यूकस जो सबसे बड़े वाले भैया थे, ये क्या करते हैं, अंदर एक लेयर बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, जो म्यूकस भैया है अंदर एक लेयर बना लेंगे और अपनी एक लेयर तैयार कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक म्यूकस की लेयर तैयार कर देते हैं, और वो म्यूकस की लेयर क्या करती है, हमारे स्टमक को HCl के गुस्से से बचा लेती है, क्योंकि HCl तो गुस्से में निकला है, ये तो बिना गुस्से की काफी डेंजरस है, तो गुस्से में आ गया तो और ज्यादा दिक्कतें करेगा। तो म्यूकस भैया क्या करते हैं, उसको मतलब एक प्रोटेक्शन का काम कर देते हैं, यहाँ पे एक लेयर बना लेते हैं अपनी, जिससे HCl हमारे स्टमक पे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। अब HCl तो हो गया अंदर रिलीज, ठीक है। HCl रिलीज होने के बाद अब HCl के कुछ काम है, ये अपने काम करता है। क्या क्या करेगा, HCl सबसे पहली बात तो क्या करता है, किल जर्म्स। तो जो भी हमने खाना खाया है, ये उसमें जितने जर्म्स आ जाएंगे उन सबको मारने का काम करता है। दूसरी बात ये क्या कराता है, एसिडिक मीडियम भी बनाता है। कौन सा, एसिडिक मीडियम भी बनाता है, जिसकी वजह से जो पेप्सिन दीदी थी वो अपना काम पूरा कर सके। अब एक्चुअल में स्टमक के अंदर भाई 3 भाई बहन आने वाले थे, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब गुस्से में HCl निकला लड़ाई झगड़ा करके पेप्सिन के साथ, तो म्यूकस ने बात संभाली, लेयर बना ली प्रोटेक्शन के लिए, जिससे वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम वो करने वाला है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे HCl निकला, HCl ने अपने काम करे, फटाफट से जाके स्टमक में पहुंचा, वहां पे म्यूकस ने पहली लेयर बना रखी थी, तो स्टमक को तो हार्म नहीं हुआ, नुकसान नहीं पहुंचा पाया कुछ। इसके 2 फंक्शन थे, खाने के साथ जो जर्म्स आ गए हो उनको इसने सफाया कर दिया उनका, और फिर एसिडिक मीडियम बना के अंदर तैयार कर दिया, क्योंकि स्टमक में पानी तो है ही, हम पानी पीते हैं, पानी पहुंचता है, तो एसिड मिलने के बाद में वो एसिडिक मीडियम बना देता है। अब पेप्सिन दीदी जी बोली ठीक है भाई तुमने एसिडिक मीडियम बना दिया, अब हम आ जाते हैं, अब अपना हम काम कर देंगे। तो पेप्सिन दीदी आती हैं और क्या करती हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। पेप्सिन दीदी जी आती हैं और क्या करेंगी, प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम करेंगी, और हमारे स्टमक में ये क्या करती हैं, जितना खाना था उसमें जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये अपने काम के लिए आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो 3 भाई बहनों में से म्यूकस ने तो किया प्रोटेक्शन का काम, HCl ने किया जर्म्स को मारने का, एसिडिक मीडियम बनाने का काम, और पेप्सिन जो कि जिद करके बैठी थी कि तभी जाएंगे जब HCl एसिडिक मीडियम बनाएगा, तो HCl के जाने के बाद जब एसिडिक मीडियम बना तो उन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम शुरू कर दिया। फाइनली 3 घंटे खाना हमारे स्टमक में रहा और 3 घंटों में तीनों भाई बहनों ने मिलके अपना काम पूरा निपटा दिया। अब काम निपटने के बाद फूड की जर्नी इतनी छोटी तो है नहीं, जाना तो आगे भी पड़ेगा, तो आगे का डगर भी जो है, आगे का रास्ता भी थोड़ा सा लंबा था, तो सोचा चलो चलते हैं भाई, अब बिना सोचे समझे आगे तो जाना ही पड़ेगा। अब आ गए हैं, मुंह से एंटर कर चुके हैं, स्टमक में पटक दिए गए हैं, तो आगे भी जाना है। तो आगे जाने के लिए क्या करते हैं, अब स्टमक से ये पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्टमक से खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और स्मॉल इंटेस्टाइन
के पास में जब खाना पहुंचेगा तो ये यहाँ पे हमारी कुछ इस तरह की ये कुछ इंटेस्टाइन्स अंदर बनी होती है, कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बनी होती है हमारे पास में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, डाइजेशन करवाती है। अब जो खाना था वो कहाँ पहुंचा, वो पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचने के बाद दो चीजों के बारे में हमने और जिक्र किया था कि भैया लीवर और पैनक्रियास कहाँ गए, उनका भी तो काम कुछ होता होगा ना। तो यस, डेफिनेटली उनका भी इसमें काम है। तो जो लीवर भैया थे, ठीक है, और एक तो हो गए लीवर, और एक दूसरे कौन से थे, पैनक्रियास, ठीक है, जो पैनक्रियास इधर प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियास, ठीक है। तो लीवर जी और पैनक्रियास जी ये दोनों क्या करते हैं, एक्चुअल में लीवर के पास में क्या होती है, गॉल ब्लेड, ठीक है, एक तरह का गॉल ब्लैडर होता है। तो लीवर के पास में क्या हमारा गॉल ब्लैडर होता है, जिसके अंदर एक जूस स्टोर रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस। तो लीवर के पास में क्या है, एक तरह का जूस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं, ठीक है। और ये बाइल जूस क्या है, येलो कलर का शैलो लिक्विड होता है, जो लीवर के अंदर स्टोर्ड है गॉल ब्लैडर में। तो जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, यानी कि जैसे ही हमारा जो फूड था, फूड पार्टिकल जो हमने फूड खाया था डाइजेस्ट होने के बाद स्टमक के बाद, जैसे ही वो पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो लीवर से बाइल जूस निकलता है गॉल ब्लैडर से, और बाइल डक्ट आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, देखिए वहां पे एक बाइल डक्ट है, उस डक्ट के थ्रू पहुंचता है कहां तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। और स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंचने के बाद में अपना काम करना शुरू करता है। अब ऐसे पैनक्रियास के पास भी क्या होता है, इससे भी पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं, जो 3 जूस हैं, कौन कौन से हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज और कौन सा, ट्रिप्सिन। 3 तरह के जूसेस पैनक्रियास से निकलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं जरा। तो हमने बोला ये जो बाइल जूस है ये क्या करता है, ये सिक्रेट करने का काम करेगा, किस चीज को, जो बाइल जूस है वो क्या करता है, इस बाइल जूस का भी कोई प्रॉपर फंक्शन तो होगा। तो बाइल जूस क्या करता है, ये हमारे पास में डाइजेशन का काम करता है, फैट्स के मॉलिक्यूल का, जो बड़े बड़े फैट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये उनको डाइजेस्ट करने का काम करने वाला है, ठीक है। जो फैट्स के मॉलिक्यूल है उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो लीवर से कौन निकला, लीवर से निकला बाइल, ठीक है। तो बाइल यहाँ से निकला, और बाइल निकलने के बाद पहुंचा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या काम करता है, डाइजेस्ट फैट। ये क्या करता है, डाइजेस्ट फैट मॉलिक्यूल, ठीक है, फैट के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने का काम करता है कौन, लीवर के पास, जो बाइल जूस स्टोर होता है, ठीक है। अब पैनक्रियास की बात करते हैं। पैनक्रियास के पास में 3 कंपोनेंट्स हैं, वो तीनों कंपोनेंट्स कौन कौन से थे हमारे पास में, वो तीनों कंपोनेंट्स आते हैं, एक तो होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, एक होता है हमारे पास में लाइपेज, और एक होता है हमारे पास में ट्रिप्सिन, ठीक है। 3 चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। वो ट्रिप्सिन वाली जो है, ये 3 पार्ट हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, तो तीनों पार्ट्स होते हैं इसके पास में। अभी तीनों क्या करते हैं, तीनों के अलग अलग काम है। वो अलग अलग काम क्या है जरा देख लेते हैं। जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है ये क्या काम करता है, ये करता है स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम। पैनक्रियाटिक अमाइलेज करता है स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम। कौन करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। लाइपेज और ट्रिप्सिन बचे हैं भाई, ये भी तो कुछ ना कुछ करते होंगे, ऑफ कोर्स ये कुछ ना कुछ काम, ये क्या, ये तो बहुत कुछ काम करते हैं। और वो काम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करवाते हैं प्रोटीन्स को। लाइपेज जो हमारे पास में ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करवाते हैं, सॉरी, इमल्सिफाइड फैट्स को, इमल्सिफाइड फैट्स को, ठीक है। तो इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट कराने का काम कौन करता है, लाइपेज, और ये करते हैं प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम, ठीक है। अब देखो है क्या, हमने कहा पैनक्रियाटिक अमाइलेज के मतलब पैनक्रियाटिक अमाइलेज करता है स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम, और लाइपेज करता है इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करने का काम, और ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम। तो दोनों लीवर और पैनक्रियास दोनों क्या करते हैं, जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचा, वहां से लिवर ने और पैनक्रियास ने क्या किया, अपने अपने जूसेस भेजे। लिवर ने किसके थ्रू भेजा, बाइल डक्ट होती है वहां से भेजा, और पैनक्रियास के जूसेस भी वहीं से निकलकर पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तक। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद जो भी खाना था, बाइल जूस तो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है उसमें फैट के मॉलिक्यूल्स को। और जो पैनक्रियास था, इसके 3 जूसेस थे, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था, लाइपेज डाइजेस्ट करता था इमल्सिफाइड फैट यानी कि जो भी बड़े मॉलिक्यूल से फैट के, और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता था प्रोटीन्स को। तो तीनों चारों ने मिलकर अपना अपना काम आपस में बांट लिया और फाइनली खाने को डाइजेस्ट करवा दिया। तो यहां तक काम हो जाता है पूरा।
इसके बाद अब खाना यहाँ तो रहता नहीं है भाई, खाने को तो आगे भी जाना है। तो अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी भी वॉल्स होती है। इसकी जो वॉल्स है ना, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, इन वॉल से भी जूसेस निकलता है जिसका नाम होता है इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, इसकी वॉल से भी कुछ जूसेस निकलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस, जो खाने को डाइजेस्ट करवाने का काम करेगा। फाइनली खाना डाइजेस्ट होके क्या होता है, वो अब हमारी बॉडी में मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे होगा, हमारी बॉडी में मिलना शुरू होगा स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो कॉल्ड द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब होगा और फाइनली खाना कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसके बाद खाना जब डाइजेस्ट हो चुका है, फाइनली जो वेस्ट है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाया जाता है। वहां पे बचा हुआ जो पानी होता है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब होने के बाद फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है वेस्ट एनस तक, जहां पे उसको फर्दर निकालने के लिए तैयार करके रख दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा हमारे पास में प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से इसको हम रिवाइज अप करते हैं क्या क्या हमारे पास में टर्म्स आई। सबसे पहले हमने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ मेन ऑर्गन थे, कौन कौन से, माउथ आया, फिर उसके बाद ईसोफेगस आया, फिर हमारे पास में स्टमक आया, फिर इंटेस्टाइन आई, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आई। ये हमारे पास ऑर्गन बने सारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, इतनी बात। फिर सबसे पहले खाने की जर्नी बड़ी लंबी हो गई है, कोई नहीं फनी वे में, इंटरेस्टिंग वे में, ईएमसी स्टाइल में इसको जल्दी से रिवाइज अप करते हैं। सबसे पहले खाना सबसे पहले मुंह में पहुंचा, खाना सबसे पहले मुंह में पहुंचा। देखिए डायग्राम में आपको प्रॉपर शो हो रहा होगा, खाना सबसे पहले माउथ एंट्री कर रहा है, माउथ के बाद में ईसोफेगस से पास होके नीचे आता है स्टमक तक, स्टमक में 3 घंटे के लिए रुकता है, वहां से निकल के आता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आने के बाद में लीवर और पैनक्रियाज अपने अपने जूसेस भेजते हैं उस पर काम करने के लिए, स्मॉल्स पे काम करने के लिए। फिर खाना डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा और वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन के पास में भेज दिया जाता है, जिससे वहां एक्स्ट्रा वाटर भी अब्सॉर्ब हो। चलिए रिवाइज्ड अप। सबसे पहले खाना मुंह में डाला, मुंह में डाल के उसको चबाया। ठीक है, सबसे पहले खाना मुंह में डलाया, मुंह में डाल के उसको अच्छे से चबाया, चबाने के बाद स्लाइवा मिक्स करवाया और स्लाइवा मिक्स करवा के उसको स्टार्च से सिंपल शुगर में कन्वर्ट करवाया। इसके बाद खाने को हमने ईसोफेगस तक पहुंचाया, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके स्टमक तक पहुंचाया। स्टमक में 3 भाई बहन आए, एचसीएल, म्यूकस और पेप्सिन आए। एचसीएल ने एसिडिक मीडियम बनाया और बैक्टीरियाज को मार गिराया, म्यूकस ने उससे पहले प्रोटेक्शन लेयर बनाया और हमारे स्टमक को खराब होने से बचाया। पेप्सिन ने वहां पे प्रोटीन डाइजेस्ट करवाया और तीनों ने मिलकर काम पूरा करवाया। 3 घंटे के लिए खाना रुकने के बाद आगे पहुंचाया, कहां पहुंचाया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचाया। लीवर और पैनक्रियाज ने अपने अपने जूसेस को पहुंचाया। लीवर ने बाइल पहुंचाया जो करेगा क्या क्या डाइजेस्ट करने का काम करता है, फैट मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने का काम कराया। और पैनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपर्स और ट्रिप्सिन को पहुंचाया, जिन तीनों ने अपने अपने फंक्शन को दिखाया। पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने स्टार्च डाइजेस्ट करवाया, लाइपेज ने एमल्सिफाइड फैट डाइजेस्ट करवाया, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाया। फाइनली खाना डाइजेस्ट होके जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ था उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचाया और हमारी बॉडी में पहुंचाने के बाद वेस्ट आगे लार्ज इंटेस्टाइन तक भिजवाया। लार्ज इंटेस्टाइन ने जो भी पानी बचा हुआ था, एक्स्ट्रा वाटर जो एब्सॉर्बिंग था, उसको एब्सॉर्ब करा के हमारी बॉडी में पहुंचाया और वेस्ट को तैयार करके एनस डक्टम तक पहुंचाया, जहां पे उसको कुछ समय के लिए रखा गया और फिर बॉडी से बाहर निकलवाया। इट मीन्स खाने का एब्सॉर्प्शन और एसिमुलेशन और इजेक्शन वाला प्रोसेस भी पूरा करवाया। तो इस तरह से हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, आपको लर्न हो गया होगा, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इनकेस अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी या डाउट आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके प्लीज पूछें और अपनी क्वेरीज को क्लैरिफाई करें। आपको जरूर एएमसी से रिप्लाई मिलेगा, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। Support me on Instagram for latest updates regarding my classes and videos. Please support guys. Please like, share and support. Okay, thank you.